गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों, आप जानते हैं दैनिक जागरण जनसत्ता का जो मुख्य पृष्ठ का जो एडिटोरियल होता है उसके बारे में यहाँ पे विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, कल के लेख के ऊपर या फिर हमसे संबंधित जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी थी उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अनुराग मूज जी ने एक कम्प्लीमेंट दिया था, तो थैंक यू सर। उसके बाद नागर एकेडमी जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप, आउटस्टैंडिंग आपका एक्सप्लेनेशन होता है। आपने सुझाव दिया हाउ टू बायकॉट चाइनीज़ कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स, और ये बहुत ही इसेंशियल लगा, अच्छा लगा। उसके बाद हैं आपके स्टडी विद गोलू हैं, ठीक है। उन्होंने कहा सर अच्छा पढ़ाते हैं, पर जो बीपीएससी का जो पेपर होता है मेंस का वो आप अपलोड करिए। चलिए मैं कोशिश करूँगा। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इसे लिखा है संजीव पांडे जी ने, पैर पसारते चीन से खतरे। तो एक चीज़ तो पहले क्लियर कर दूं कि जो चीन से जो खतरा है पूरा वैश्विक स्तर पर मात्र भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जो ये खतरा महसूस कर रहा है। कुछ देश तो इतनी बुरी तरह इस देश से पीड़ित हैं, आप सोच भी नहीं सकते। यही कारण था कि दोस्तों कुछ साल पहले अमेरिका जैसे देश ने इस चीज़ को भांप लिया था, महसूस कर लिया था। उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेड वार स्टार्ट हो गया। ट्रेड वार का मतलब ये होता है कि जो टैरिफ होता है, जैसे कि चाइना से जो चाइना का माल होगा, कमोडिटी होगा, प्रोडक्ट होगा, जब वो अमेरिका जैसे देश में जाएगा तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है, स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अमेरिका जब चीन के उत्पादों पर टैरिफ ज़्यादा लगा देगा, 100% कर देगा, तो फिर उसके जो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे और इस धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम होती जाएगी, ठीक है। तो फिर यही काम चाइना जैसे देश ने भी किया। तो हमें सीखना चाहिए कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका जैसे देश ने, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो चाइना की जो पॉलिसी है, साम्राज्यवाद की जो नीति है, ये साम्राज्यवाद ही दोस्तों ले डूबेगा। आप तिब्बत को ले लीजिए, थाईलैंड को ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, मंगोलिया को ले लीजिए, ये हर जगह अपना दादागिरी कर रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। अभी जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह से हमारे 20 जवानों को घात लगाकर मारा गया है दोस्तों, ये बहुत ही शर्म की बात है। और इन विषयों को इतिहास में लिखा जाएगा कि किस प्रकार से चाइना जैसा देश बार बार मतलब छद्म युद्ध करता है, गोरिल्ला युद्ध करता है। आमने सामने का तो दम है नहीं इसमें। 45 साल बाद सीमा पर चीनी सैनिकों ने इतने बड़े पैमाने पर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस तरह के विवादों की जड़ जहां चीन की विस्तारवादी नीतियों में है, वहीं दूसरी ओर इस हालात के लिए जिम्मेवार भारतीय शासक वर्ग की ढुलमुल कूटनीति भी रही है। चीनी विस्तारवाद का सामना जिस दृढ़ता से किया जाना चाहिए था, उसमें भारत विफल रहा। पिछले 7 दशक के दस्तावेज और सबूत यही बताते हैं। यहाँ एक कटु सत्य है कि पाकिस्तान के प्रति आक्रामक भारतीय कूटनीति चीन के सामने रक्षात्मक हो जाती है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों जिस तरह से हम अग्रेसिव होते हैं पाकिस्तान जैसे देश के लिए या फिर अन्य शत्रु देश के लिए, हमें भी वही पूरा रवैया अपनाना पड़ेगा चीन के प्रति। वैश्विक मंचों पर जाकर इसे बताना होगा कि इस प्रकार से हमारे यहाँ जो सिविल वार चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, आप माओवादी देख सकते हैं, जो नक्सलवादी हैं, तो वहाँ पे एक्सपोज करना चाहिए कि जितने भी वेपन्स मिलते हैं, जब वहाँ पे कन्फ्रंटेशन होता है नक्सलवादियों माओवादियों से, सबसे ज़्यादा मेड इन चीज़ें चाइना होती हैं। और जो वेपन्स चाइनीज़ आर्मी के पास होती है, वो हथियार इनके पास कैसे आ जाता है, कहाँ से ये इतने भारी मात्रा में गोला बारूद इक्विपमेंट जैसे सामान लेकर आते हैं। तो ये इस चीज़ को बेनकाब करना चाहिए। चाइना जैसे देश का चेहरा जो दोहरा चरित्र, उसे दिखाना चाहिए दुनिया के सामने कि हमारे कुछ भारतीय नागरिकों को
ब्रेन वॉश करके किस प्रकार से ये अपना उद्देश्य पूरा करने की फिराक में है पिछले कई दशकों से। इस बात को सही बता रहा हूँ, सबके सामने रखना चाहिए। और ये देश, आपको बता दें, पाकिस्तान तो खुल के युद्ध करता है कि भैया हम आतंकवाद को पोषित करते हैं, आतंकवाद पालते हैं, ठीक है। पर चाइना जैसा देश है दोस्तों ने, ये संगठन को फंडिंग नहीं करता। तालिबान वालिबान इसके पास कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े देशों को फंडिंग करता है कि आप जाइए, ऐसा रवैया करिए, ये करिए। आप सोचिए, युद्ध के समय में वो इतनी बड़ी बात बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। वैश्विक मंचों से जिस तरह उसने बोला कि मैं 3 तरफ से हमला करूंगा, चाइना की सरजमी से, पाकिस्तान की सरजमी से और अपने सरजमी से। तो सोचिए, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो हमारे 1-2 राष्ट्र मित्र की श्रेणी में आते थे, आज उन्हें भी वो हमारे अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। वैसे कूटनीति का आक्रामक या दृढ़ होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करेंगे। आक्रामकता और दृढ़ता का तात्पर्य और उद्देश्य अपनी सीमा को बचाए रखना भी है। लेकिन भारतीय कूटनीति अभी तक चीनी विस्तारवाद को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रही है। गौर करें तो पाएंगे कि चीन के भौगोलिक विस्तारवाद की नीति में काफ़ी स्पष्टता है। उसके बाद बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण और संधि के बीच चीन अपने आसपास के इलाकों पर दावा ठोक सकता है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, कई दशकों से जिस प्रकार से वो अतिक्रमण कर रहा है चाइना जैसा देश, और बार बार जब उठता है तो यही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का भाग मेरा है, उत्तराखंड में कुछ भाग मेरा है, जम्मू कश्मीर में मेरा है, हिमाचल में मेरा है। सोचिए, अक्साई चीन को हड़पने के बाद भी आज तक उसने छोड़ा नहीं। और ये कांग्रेस की ही देन है, ठीक है, कांग्रेस की देन ही थी कि अपने सरजमी को उसने कभी वैश्विक मंचों पर नहीं ले गया कि दुनिया को बता सके कि युद्ध होने के बाद भी ये हमारे कुछ भूमि पर कब्जा किया है। नहीं, क्यों कहेंगे, आपकी ज़िंदगी तो बीत गई, आगे का जनरेशन कुछ भी करे। इन्होंने सोचा होगा ना, वैसे हमने अफ़गानिस्तान बनवा दिया, पाकिस्तान बनवा दिया, बांग्लादेश, इतनी भूमि क्या मतलब है। आप उन लाखों लोगों की संप्रभुता के हत्यारे हैं। सोचिए, जो क्षेत्र भारतीय में आता था, भारत जैसे देश में, उस क्षेत्र पे आज काबिज है चाइना जैसा देश, और वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है। पर वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो आज भी भारतीय हैं, ठीक है। पर उनके ऊपर कितना जुल्म होता होगा, आप सोच सकते हैं। चीन के भौगोलिक विस्तारवाद का वैचारिक आधार नहीं है, वहीं चीन इतिहास के प्रमाणों को तोड़ मरोड़ कर अपने विस्तारवाद को अंजाम देता रहा है। चीन का भौगोलिक विस्तारवाद चीन की अपनी सुविधा वाले साक्ष्यों पर ही आधारित है। बेशक इन साक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं है। चीन के भौगोलिक विस्तारवाद ने साम्यवादी देशों को भी नहीं बख्शा। मैं तो कहता हूँ भैया, ये पूरा एशिया का जो कॉन्टिनेंटल है ना, एशिया महाद्वीप है ना, ये अगर चाह दें, जो इनके पास दस्तावेज हैं, ये पूरी एशिया को अपना देश बना दें, और वही ये कर रहा है इंसान। दोस्तों, तो यहाँ पे जानते हैं क्या, वैश्विक मंचों से सहयोग लेना चाहिए। जितने भी देश पीड़ित हैं इसके साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति से, वैश्विक मंचों से लोग एक ट्रीटी बनाए, एक फेडरेशन बनाए। फेडरेशन के माध्यम से चाइना जैसे देश को एकजुट होकर रोका जा सकता है। अन्यथा कि तुम जाओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधो, तुम जाओ, तो ऐसे नहीं हो सकता। चीन ने अपनी सुविधा के हिसाब से सीमा के विस्तार के लिए पूंजीवादी अमेरिका का भी सहयोग लिया। माओ त्से तुंग के शासन में चीन का सोवियत संघ से सैन्य संघर्ष हुआ, और 1969 में चीन ने तत्कालीन सोवियत संघ के नियंत्रण वाले कुछ हिस्सों पर दावा ठोक दिया था। सोवियत संघ पहले एक फेडरेशन था, बाद में रूस जैसा देश उससे अलग हो गया, तो उसे कभी कभार सोवियत संघ के माध्यम से भी जाना जाता है, आप उसे कह सकते हैं। ये हिस्से यानी द्वीप उसरी नदी में थे। चीन ने इन द्वीपों पर दावा करते हुए सोवियत संघ पर हमला बोला था होगा, मिसप्रिंट है। अतः में सोवियत संघ ने परमाणु हमले की धमकी दी। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन कई इलाकों को हासिल करने में कामयाब हो गया। सन 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला बोल दिया। सोचिए, इसकी जो मानसिकता है पहले से ही बहुत ही गंदी है। जैसे किसी देश को कमज़ोर समझता है, कमज़ोर
आँक लेता है, समझ लेता है, भांप लेता है, उसके बाद उस पर वो चढ़ाई कर देता है। हमले का तात्कालिक कारण वियतनाम का कंबोडिया में हस्तक्षेप था। चीन में माओ युग समाप्त हो चुका था। चीन की सत्ता पर डेंग सियाओपिंग काबिज हो गए थे। यदि आप चीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं ना, तो चीन के ऊपर आधारित कई सारी फिल्में बनाई गई हैं और हिंदी वर्जन में है, डबिंग में है। आप उस फिल्म को देखिएगा, कुछ ऐसे जैसे सुंग वंश, सॉरी मतलब कुछ ऐसे हमारे यहाँ जो सुंग वंश, मौर्य साम्राज्यवाद, एम्परर है ना, ये ऐसे ही वहाँ पे भी है। तो कुछ चीज़ें आपको समझने में थोड़ा आसानी मिलेगी। डेंग ने वियतनाम के खिलाफ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से सहयोग मांगा। डेंग ने जिमी कार्टर को सोवियत रूस और वियतनाम की दोस्ती का हवाला दिया। माओ और डेंग के दो अभियान स्पष्ट करते हैं कि चीनी सैन्यवाद और विस्तारवाद में विचारधारा का महत्व नहीं था, नहीं और नहीं भविष्य में रहेगा। पिछले कुछ सालों में चीन के इस विस्तारवाद ने और जोर पकड़ा है। हालांकि चीन के पक्ष में कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि नहीं है, लेकिन फिर भी चीन ने पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से में कई देशों की समुद्री सीमा को लांघते हुए घुसपैठ कर ली और अपने बेड़े तैनात कर दिए। पुराने इतिहास का हवाला देते हुए वह दक्षिण चीन सागर, यदि आपसे कोई प्रश्न करे सबसे बड़ा सागर कौन सा है, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो सागर है, तो वो आप आंसर है दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चाइना जैसा देश विस्तारवाद की नीति को इस सेंचुरी में भी कामयाब करने की कोशिश कर रहा, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा, तो ऐसे में फेडरेशन की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि देखिए, भारत ही एक ऐसा देश नहीं जो इससे पीड़ित है। तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, मतलब एक तरह से पूरी तरह से धार्मिक स्थल पूरा उनका देश था, और उस धार्मिक देश को पूरी तरह से तोड़ा गया, बेइज्जत किया गया, मारा गया। बता दें आपको, लाखों भिक्षुओं को लोग सूली पर लटका दिया, चाइना जैसा देश। सोचिए, ये क्रूरता बर्बरता की गई थी। तो ऐसे में फेडरेशन का निर्माण करके यदि जितने भी देश पीड़ित हैं वो वैश्विक मंचों पर जाकर इस मुद्दे को तो उठा सकते हैं। याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना। यदि आप पीड़ित हैं, ये महसूस तब होगा जब आप बार बार इस बात को उठाएंगे। जानते हैं तो सब लोग हैं, पर दोस्तों जिस दिन लोग एकजुट हो जाते हैं ना, तब उसमें दम होता है। आपको पता होगा कि नेपोटिज्म के शिकार बहुत लोग थे। पहली बार ऐसा नहीं हुआ सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ा। एक ऐसा महान कलाकार, यार समझ में नहीं आता, जो इतना फिजिकली और मेंटली इतना फिट था। मैंने कई वीडियोस उनका देखा जिसमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों हाथ से वो राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मार्शल आर्ट इतना बेहतर, सिंगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम्नास्टिक बंदा था। फिर भी देखिए किस प्रकार से नेपोटिज्म ने उन्हें डुबा दिया। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई लोग मारे जा चुके हैं। नेपोटिज्म के दायरे में जो है वो ख़त्म हो गया। पर आज किस प्रकार से हर जगह पे ट्रेंड कर रहा, सलमान को लोग गाली दे रहे हैं, उन्हीं के फेडरेशन के लोग, उन्हीं के कलीग को स्टार उनको गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सब लोग एक हो चुके हैं। लोगों को पता है कि हम एक हैं। यदि सलमान ने किसी प्रकार का कुछ भी कदम उठाया तो उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, पता है। वैसे चीन लाओस, वियतनाम और मंगोलिया के इलाकों पर भी दावा करता रहा है। चीन का तर्क है कि इन देशों के कई इलाके किसी ज़माने में चीनी शासकों के अधीन थे। सोचिए, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, मैं तो बता रहा हूँ आपसे, कोई एक दो देश नहीं इससे पीड़ित हैं। ये धीरे धीरे एक देश को जैसे ही कब्जे में कर लेता है, फिर दूसरे देश के ऊपर दावे ठोक देता है कि हमारे इतिहास में कभी एक ज़माना था जब हमारा शासन था। अरे बेवकूफ़! ऐसे में तो जापान की अगर बात करें तो तुम्हारा पूरा चाइना जापान का गुलाम था। और वो बात छोड़ो, ब्रिटेन एक ऐसा देश है, अंग्रेज़, शायद दुनिया का ऐसा कोना नहीं रहा होगा कि जो उसका गुलाम नहीं था, शासन नहीं था। तो क्या करेगा वो भी दावा ठोकते कि जितने भी राष्ट्र हैं समस्त महाद्वीप में वो हमारे अधीन रहें, हमारा वहाँ पे शासन चलेगा। क्या मूर्खतों वाली बात कर रहे हो। यदि मैं ये बात बताऊँ आपसे कि अखंड भारत की बात, अखंड भारत में तुम्हारा चाइना तो नहीं आएगा, पर तुम्हारे चाइना जैसे देश में घुस जाएगा हमारा अखंड भारत। ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब देशों का अस्तित्व गायब हो जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, इंडोनेशिया। तो हम क्या करें? क्या समझ में नहीं आता है। किसी ज़माने में इनके पास कोई दूसरी पोटली है।
वियतनाम के इलाकों पर दावा करते हुए चीन तर्क देता कि यह कभी मिंग वंश के शासकों के, सोचिए, मिंग वंश के शासकों के अधीन था। लाओस और मंगोलिया को लेकर भी उसका कहना है कि इन इलाकों में किसी ज़माने में चीन के शासकों के शासन था, इसलिए ये भी चीन के हिस्से हैं। सोचिए, अब भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में चीन गलत साक्ष्यों का उदाहरण देकर अपना दावा कर जताता है और लग रहा है कि यही साक्ष्य उसने हस्तांतरण ट्रांसफ़र कर दिया नेपाल जैसे देश को, जो आज वह लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में होने का दावा कर रहा है और इसी की जल्दबाजी के चक्कर में वो अपने देश के संसद से इस बात को पास भी कर दिया है। सोचिए दोस्तों, मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो ज़्यादातर पर्सनल, व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत कटाक्ष करता हो। एक मुद्दे पे बात करूँ, यदि आप के साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बातों को शेयर करिएगा। मेरा जो उद्देश्य है यही है कि यदि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो उन बातों को यदि आप किसी के सामने कहें या महसूस करें तो आपको अच्छा होना चाहिए, मतलब फील आपको अच्छा हो, आप कभी इनसिक्योर फील ना हो हमारी बातों को लेकर। तो आज से अभी से कसम एक खा लीजिए, सही बता रहा हूँ, सीरियसली मेरी बात सुनिएगा। माँ बाप के सिवा चाहे आपका भाई हो, चाहे बहन हो, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, जो भी, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बीवी हो, किसी पे भरोसा मत करिएगा। क्योंकि जैसे ही माँ बाप से यदि आपका बिगाड़ होता है ना, वो बातें नहीं चुभती हैं, पर जैसे ही आपका भाई बहन किसी और अन्य से बिगाड़ होगा ना, तो वो बातें ऐसे, जो बातें आपने अपना अजीज़ जानकर उनसे बताया होगा, हो सकता है कि वो इतने पढ़े लिखे हैं पर उनका जो व्यवहार है वो अलग है। कुछ लोग हैं समाज में, पढ़े तो 12th तक हैं, ग्रेजुएशन हैं, पर बस नाम की पढ़ाई किए हैं, वो जानवरों से भी बदतर आपके ऊपर ऐसे से लांछन लगाएंगे, ऐसे से कटाक्ष करेंगे ना कि आप उस समय महसूस करेंगे कि मैं क्या जानकर इस बंदे को अपनी बात बताया। तो दोस्तों, कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखना, जीवन में अगर खुश रहना है, ये याद रखिएगा, ये एक तपस्या है। यदि अब आप कुछ बातें अपने तक सीमित रखते हैं तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। नहीं तो जान लीजिए, जब इंसान अग्रेसिव होता है ना, तो सोचता है कि कितनी गंदी सी गंदी बातें मैं आप दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूं, क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। तो जो पहला धर्म है, कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखें। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिन बातों का सोल्यूशन, जिन घटनाओं का सोल्यूशन आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, उन्हीं बातों का जिक्र करिए, पर कुछ बातें ऐसी रखिए जो आपके सिवा कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, 3-4 महीने से सारे लोग घर में आए हैं, तो एक तरह से देख रहे होंगे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। घर के अंदर ही लोग तमाम तरह के लांछन लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। तमाम तरह के शोध निकल रहे हैं कि किस प्रकार से घरेलू हिंसा का जो है दायरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कोई कुछ भी कहे चुप रहिए। आपको सही बताने के लिए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सही हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं ना, वो आपके ही लोग हैं और उनका स्तर इतना गिर चुका है। यदि जो व्यक्ति आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है आपके परिवार का, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं कि आप उसे स्पष्टीकरण दें कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। आप हाथ जोड़िए कि ठीक है सर, जैसा आप सोचते हैं मैं वैसा ही हूँ। और जिसे एक्सप्लेनेशन देना है उसके सामने दीजिए जो उस योग्य हो। चलते हैं, जापान के कब्जे वाले सेनकाकू द्वीप को भी वह अपना बताता है। वैसे अगर वर्तमान में इतिहास के आधार पर ही भौगोलिक सीमाओं को तय किया जाएगा तो कई दक्षिण एशियाई देशों का भूगोल बदल जाएगा। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए ठोस रणनीति तय करने की ज़रूरत है। युद्ध से किसी देश का भला नहीं होने वाला। युद्ध न तो भारत के हित में है न चीन के। देखा जाए तो भारतीय कूटनीति के ढीलेपन ने ही चीन के मनोबल को मजबूत किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि साल 2003 में भारत ने चीन के अधीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को मान्यता दे दी। यह भारत की एक बड़ी भूल कही जा सकती है। भारत और चीन के बीच 1988, 1993, 1996, 2005, 2012, 2013 में द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने समझौते हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये भूल की जा रही है। और एक है
पाई ब्लॉक करके। तो आप बताइएगा कि टेलीग्राम पे आप किस नाम से है भैया, तभी ना हम आपको मैसेज करेंगे, तभी ना चैट हो पाएगी। और जिनको बात करनी है टेलीग्राम पे, कुछ पर्सनल कुछ पूछना है, तो आप कहिएगा यस सर, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। इन समझौतों में यह तय किया गया था कि दोनों पक्ष आपसी सहयोग, शांति और कूटनीति के सारे विवाद सुलझाएंगे। इसके बावजूद सीमा विवाद आज तक हल नहीं हुआ है। कूटनीति विवाद होता है मतलब कूटनीति पहल का मतलब ये होता है, और जितने भी विवाद होंगे हम एक जगह बैठ के बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाएंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। उल्टे भारतीय इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ जारी होती रही। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में छोटे मोटे अतिक्रमण तो सैकड़ों बार किए हैं। 2013 में चीन भारत सीमा पर मजबूती के लिए भारत सरकार ने माउंटेन कॉर्प्स के गठन की मंजूरी दी, लेकिन फिलहाल माउंटेन कॉर्प्स के गठन में कितनी प्रगति हुई है यह बताना मुश्किल है। कोरोना महामारी के दौरान चीन ने एकाएक अपने कई पड़ोसियों के साथ तनाव क्यों बढ़ाया, यह बड़ा सवाल है। ताइवान सीमा पर चीन की नौसेना और वायुसेना की गतिविधियां तेज हैं। दक्षिण चीन सागर में भी चीन आक्रामक बना हुआ है। इस साल अप्रैल में चीन के समुद्री जहाज ने वियतनाम के समुद्री इलाके में वियतनामी मछुआरों की नाव तोड़ दी थी। सोचिए ये कितना बड़ा अतिक्रमण है। दक्षिण चीन सागर बहुत बड़ा है, और पूरे दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार से ये अपने होने का, अपने अधिकार का दावा ठोंकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और साला कभी कभार महसूस होने लगता है ना कि जो कानून है, जिस तरह हमारे देश में कानून है, संविधान है ना, बस गरीबों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। कोड़े मारे जाते हैं, फांसी दे दी जाती है, उम्र कैद दे दिया जाता है। पर दोस्तों जब यही बात, यही घटनाएं, यही कुकर्म करते हैं आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, तो उन्हें जैसे लगता है कोई अलग कानून, अलग संविधान से ट्रीट किया जाता है। देख सकते हैं 20,000 रुपये अगर हम बैंक से उधार ले लेना तो सारा 50 लोग आके रंगदारी मांगने लगेंगे, घर पे उठा ले जाएंगे सामान वामान। और विजय माल्या जैसे लोग 20-20 हज़ार करोड़ रुपया लेके भागे हैं, हाँ कोई 15,000 करोड़ रुपया लेके भागा, उनके बारे में कोई मतलब नहीं। हाँ आ रहे हैं, प्रत्यर्पण की संधि हुई है, ये हुआ है। सोचिए, तो वही चीज़ें इम्प्लीमेंट है देशों के भी संदर्भ में। जो देश शक्तिशाली है वो किसी भी कानून को नहीं मानता। अभी कोई छोटा गरीब देश होगा, जैसे होता है ना, ये आपका इराक था, जो अफवाह फैलाई गई कि कोई विध्वंसक हथियार बना रहा है, उसके बाद अमेरिका जैसे देश ने उसके ऊपर प्रहार किया, तहस नहस किया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। और बाद में जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला ये बातें अफवाह थी। सद्दाम हुसैन सही कहता था कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन नहीं है, फिर भी मार दिया गया। मई में दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाज और चीन के सर्वे संबंधी समुद्री जहाज का टकराव हो गया। सोचिए, कोरोना संकट के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर इंडोनेशिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चीन इंडोनेशिया के विशेष समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इधर चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। मौजूदा दौर में चीन की इस उकसावे वाली रणनीति के कारण तो अपनी जगह है ही, वैश्विक परिस्थितियों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के कारण चीन को कई देशों ने घेरा है, और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, ताइवान आदि देशों के बीच बढ़ते तालमेल से चीन खासा नाराज है। एक चीज़ और बता दूं, आप लोग हमसे ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम पे, और GS स्टडी 94 के नाम से है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ठीक है। चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस समय ताइवान, वियतनाम जैसे देशों को चीन के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अतिक्रमण आप कर रहे हैं, ठीक है, अतिक्रमण आप कर रहे हैं, सारी बातें आप कर रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश के ऊपर। सोचने वाली ये बात है। एक सच्चाई यह भी है कि इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोधी सक्रिय हैं। जिनपिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय अपने तमाम विरोधियों को खत्म करने की कोशिश की है। कईयों को जेल भेजा, मौत की सज़ा दिलवाई। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक गुट जिनपिंग के खिलाफ मौके की तलाश में है। कोरोना महामारी फैलाने को लेकर चीन की वैश्विक घेरेबंदी हुई है।
चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ी है, फैक्ट्रियों में उत्पादन घटा है, निवेश और निर्यात भी गिरा है। दूसरी ओर हांगकांग संकट ने भी जिनपिंग की मजबूत छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर स्थिति मजबूत करने और लोगों का ध्यान बांटने के लिए पड़ोसी देशों की सीमाओं पर सैन्य आक्रामकता दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जो भी हो, आप भी एक बार कोशिश करिएगा अपना ओपिनियन देने के लिए कि जिस प्रकार से चाइना समस्त देशों के साथ जो हरकतें कर रहा है, ठीक है, उसे ये भी डर नहीं है कि कोविड-19 से कुछ देश पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ऐसे में उसको इस चीज़ के लिए सिंपैथी देना चाहिए। और देख रहे हैं, और ये क्या है, युद्ध करने की तैयारी कर रहा है उन्हीं देशों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।